हो गया होगा. I am sure that you must be feeling confident. Current electricity is a very important unit. याद रखिएगा, इसमें जैसे किरचॉफ लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जिसमें बच्चों को रियली कई जगह पर प्रॉब्लम्स आती हैं. We will solve all these problems. Keep watching. Do not miss even a single video. Starting with the question number 1, that is a very important question. याद रखिए, इसमें कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं, जो बहुत हाई फाई टाइप की नहीं होती. जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने प्रिपरेशन कर ली, आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ तैयार हो गया है, अब मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कुछ छोटी माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं जिसको नॉर्मली लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए उसको समझना और उसको लिखने का तरीका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी सीरीज में ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज सबसे पहले ये पूछ रहे हैं व्हाट इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या चीज है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. They are asking first what is current density. So current density is a vector quantity denoted by J and which is equal to I upon A. Current flowing per unit cross sectional area in the wire in the conductor is what we call as current density. Remember, current density is a vector quantity which is directed along the direction of electric field. Conductor electric field की direction जो भी है, उसकी डायरेक्शन में that current density will be directed. So vector J is equal to I upon A first of all. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डराइव करिए. ये रिलेशन क्या होती है? ये रिलेशन होती है वेक्टर J is equal to सिग्मा टाइम्स ऑफ वेक्टर E. रिमेंबर, ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन फिजिक्स में मशहूर है इस नाम से, उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. दैट मींस हमको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव करना है. याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है. इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए एक आपको मैं की इक्वेशन बता रहा हूं, और वो की इक्वेशन से शुरू करेंगे तो फटाफट अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में, 2-3 स्टेप में हम पहुंच जाएंगे फाइनल रिलेशन में. वो की इक्वेशन क्या है? हाउ मच इज द चार्ज फ्लोइंग इन द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर इन द गिवन टाइम t. कितना चार्ज फ्लो करता है? वो चार्ज फ्लो करता है, दैट इज q is equal to n e a vdt. q क्या है? दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t. n क्या है? n बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नॉर्मली लोग इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं. नो, इट इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं. दूसरा E is called electronic charge, capital A, cross sectional area of the wire. Vd stands for drift velocity. Vd की वैल्यू जो है वो drift velocity है. T of course, T टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है ये बता रहा है. करंट I कितना फ्लो करेगी? That I will be equal to Q upon T. I की वैल्यू है Q upon T. यहां से T गायब हो गया तो अगले फॉर्मूले में और छोटा हो गया NeAVD. अब ये फॉर्मूले में छटनी होती जा रही है, धीरे धीरे शॉर्टनिंग होती जा रही है और छोटा फॉर्मूला होता जा रहा है. आई हो गया. इसके बाद कमिंग टू द करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होगा? दैट इज J is equal to I upon A. I upon A करेंगे तो ये वैल्यू आएगी NeVD. करंट डेंसिटी through that wire in which the current I is flowing is NeVD. फाइनल रिलेशन जो हमको करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चाहिए, वहां पर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सब्स्टिट्यूट करनी है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दो फार्मूले आपको मालूम होंगे, एक F is equal to ma और दूसरा V is equal to U plus AT याद होगा. तीसरा एक और फार्मूला कि अगर कोई चार्ज Q किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में है तो उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? दैट इज Q into E. तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड E में होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स. कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे? F is equal to that is Q into E होता है. मास इनटू एक्सीलरेशन को स्मॉल e इनटू कैपिटल E कर लीजिए. एक्सीलरेशन रफली वैल्यू आ गई स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल e. V is equal to U plus AT.
तो अगले स्टेप में v is equal to u plus at में आप ये समझिए v जो है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद विच द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन द कंडक्टर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है तो इसको लेना नहीं है, हम यहाँ पर सीधे vt पर आ जाते हैं। ये रफली vt की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल m। t इज द टाइम, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। रिमेंबर ये डेरिवेशन नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, लेकिन ये मेमोराइज करने का तरीका है। तीन फार्मूले यूज किए, F is equal to QE, F is equal to MA और V is equal to U plus AT। इनिशियल वेलोसिटी जीरो किया और जीरो करने के बाद ये वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। इस आंसर को इजीली यहां पर यूज करेंगे और जो रिलेशन हमको डिराइव करनी है वो फटाक से वो रिलेशन हम ले आएंगे। देखिए J is equal to N E, VD की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करी तो E वहां पर भी है तो ये E स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में दिस इज कैपिटल E एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल m। कैपिटल E को हम अलग ले लेते हैं, टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम को हम इसके साथ लेते हैं एंड दिस इज कैपिटल E अलग से। यही रिलेशन हमको डिराइव करनी थी। यहां पर ne स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय स्मॉल m। n क्या है? चार्ज कैरियर्स या चार्ज डेंसिटी, number of charge carriers per unit volume, E electronic charge, tau relaxation time, small m stands for the mass of electron। ये पूरा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? उसका नाम है that is conductivity which is denoted by sigma। तो जो रिलेशन हमको डिराइव करनी थी वो है that is vector J is equal to sigma times of vector E। vector J is equal to sigma times of vector E और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, यही डिराइव करना था। जहां पर व्हाट इज J? करंट डेंसिटी, व्हाट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल and E is called electric field in the conductor। conductor में electric field की direction, that is strength of electric field E। now the last part of this question is combination of units at the two sides is same। ये हमको दिखाना है जो हमने vector form of Ohm's law derive किया। तो this will be easy अगर आप इसको logically लेकर चले। vector J is equal to sigma times of vector E। J इस साइड पर क्या है? करंट डेंसिटी होती है, दैट इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी जो यूनिट आ रही है दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हमको दिखाना है कि इधर की तरफ भी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ही है। वो कैसे दिखाएंगे? यहां पर जो सिग्मा है दैट सिग्मा इज कंडक्टिविटी and which is reciprocal to resistivity। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो देखिए रेजिस्टिविटी इसमें हमने ऐसे लिख लिया, ये रेजिस्टिविटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रहे फाइनली हमको करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में लाना है। रेजिस्टिविटी हो गया, इसको हम वोल्टेज V अपॉन L लिख लेते हैं या V अपॉन D लिख लेते हैं। अब वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है एंड दिस L। V is equal to IR होता है तो ये I into R हो गया डिवाइडेड बाय रो L। रो L की वैल्यू देखिए R is equal to होता है रो L by A। रो L by A होता है, रो into L की वैल्यू R into A हो जाएगी। तो रो into L की वैल्यू की जगह पर that is we can replace resistance into cross sectional area। So I into capital R divided by resistance into A। This resistance get cancelled। आप देख रहे हैं वहां पर फिर से यहां पर वैल्यू आ गई है that is I upon A which is finally again ampere per meter square and we have derived that is this side ampere per meter square, that side also ampere per meter square। So the combination of unit left side, combination of unit right side is same। मतलब ये फार्मूला J is equal to sigma E
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डायमेंशनली भी करेक्ट है, यूनिट वाइज भी करेक्ट है। वैसे आप देखिए कि बड़ा मजाक लगता है कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ अगर हम सोचते हैं तो व्हाट फर्स्ट कम्स इनटू माइंड, दैट इज आर वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जिसमें ना रेजिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है, ना वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है, ना करंट वेक्टर क्वांटिटी है। माय डियर बच्चा लोग, ये J is equal to sigma E जो है, this is the basic form of Ohm's law. After that इसमें J की वैल्यू I upon A लिखेंगे, सिग्मा की वैल्यू रो लिखेंगे, E की वैल्यू V upon L लिखेंगे, करते हुए हम फटाक से V is equal to IR पर पहुंच जाते हैं, यहीं से एक्सटेंड करके V is equal to IR पर भी पहुंच जाते हैं, right? So this question is over. Moving on to the next question. Now the next question, that is question number 2. उसमें सबसे पहली चीज ये पूछ रहे हैं कि रिलेशन जो है दैट इज I is equal to N E, I is equal to NEAVD, NEAVD, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो साइन लिखे हुए हैं, I लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, EAVD, इसका मतलब क्या है? सारे मतलब आप जानते हैं, I stands for करंट, स्मॉल n मैं बताता हूं, E मैं बताता हूं, A मैं बता चुका, VD आप समझ गए। ये क्या हुआ? ये तो मजाक हो गया भैया। I करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज N is electron charge density. This is electron charge density. मतलब इसकी यूनिट जो होगी that will be electron charge density per unit volume, यानी कि number of electrons per unit volume, मतलब ये पर मीटर क्यूब में ये क्वांटिटी देखी जाएगी। नाउ अगला उन्होंने कहा है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है। हम उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में हम ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेशन डेराइव करेंगे। देखिए, कंसीडरिंग दैट दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर का हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है, एंड दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज द बैटरी, positive plate of the battery is always long plate and negative plate of the battery is a small plate, ऐसा हम लोग सर्किट में बनाते हैं। this is positive plate, this is negative plate, करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, उन पर फोर्स लगेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? Q into E, एक चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? स्मॉल e से लिखते हैं, स्मॉल e टाइम्स ऑफ कैपिटल E, तो ये स्मॉल e चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, तो QE ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और चीज मान लेते हैं दैट द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज स्मॉल l एंड द बैटरी व्हिच इज कनेक्टेड हियर हैज पोटेंशियल V, बैटरी का पोटेंशियल या EMF ऑफ द बैटरी इज V। अब जो हमें फार्मूला डिराइव करना है वो ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहां से शुरू करना है मैं आपको एक शॉर्ट हिंट इसके पहले दे चुका हूं, दो फार्मूले यूज होंगे, F is equal to ma, और ma की वैल्यू यहां पर दी हुई है स्मॉल e into कैपिटल E, और दूसरा V is equal to u plus at। कैसे अरेंज करते हैं? each electron will accelerate with acceleration a, और वो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? F is equal to ma, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक इलेक्ट्रॉन, और हर एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्मॉल e कैपिटल E is the force experienced by the electron. So acceleration of each electron is small e capital E divided by small m, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में जनरेट की गई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड E में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हर एक मास का, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होता है। Each electron will accelerate with the same acceleration. A is equal to small e capital E divided by small m. Now after this, velocity of the electron
velocity achieved by the electron because of this acceleration. अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब यहाँ पर शुरुआत में इसको हमने ओपन रखा हुआ था, ये क्लोज नहीं था। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम t is equal to 0 पर ये ओपन था, सर्किट डिस्कनेक्टेड था। फिर हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया। क्या जब हमने की क्लोज नहीं किया था, क्या इलेक्ट्रॉन उस समय मूव नहीं कर रहे थे? बिल्कुल मूव कर रहे थे, लेकिन वो थर्मल एजिटेशन की वजह से था। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, थर्मल वेलोसिटी थी उनमें, बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे थे। लेकिन वो एक zigzag मोशन था, वो एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं था, एंड दैट इज व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स that will not be considered average velocity of the electrons, in that case will be zero. Initial average velocity of the electrons will be zero when key was not closed because of the perfect random motion की वजह से। अभी जैसे कि क्लोज किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिला, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसके पहले जब की क्लोज नहीं था, सब इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक्सेलरेट करने लगे। एक्सेलरेट करने में फिर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द न्यूट्रल एटम एंड पॉजिटिव आयंस। जैसे कोलाइड करेंगे वो फिर से अपनी वेलोसिटी लूज करेंगे, फिर वेलोसिटी लूज किया, फिर से उठ खड़े होंगे और फिर से दौड़ना शुरू करेंगे, फिर उनकी टक्कर होगी। रिपीटेड कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं, रादर इलेक्ट्रॉन विल मूव सर्टेन मिनिमम एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड। Repeated collisions की वजह से इलेक्ट्रॉन will not be able to accelerate continuously। बजाय इसके इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन एवरेज वेलोसिटी से वन एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ जा पाते हैं, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, व्हाट इज द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन? पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अचीव्ड, लेट अस कंसीडर v1, दैट विल बी इक्वल टू u1 जो कि थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, प्लस a and that is tau1 relaxation time of the first electron. Similarly other electrons, tau stands for the relaxation time. Similarly other electrons also accelerate, second electron है that will be equal to, उसकी initial velocity किसी और से move कर रहा होगा और उसका relaxation time मान लेते हैं tau2 है, and so on, considering n number of electrons. So nth electron की velocity, achieved velocity after acceleration is this vn. Initial velocity जो thermal velocity थी that was un plus acceleration a. This acceleration is also a vector quantity and tau n. Average ले लेते हैं सारी velocities का. The average of all the velocities of the different electrons is what we call as drift velocity. यही वो drift velocity है जिससे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है। So average how we take, that is v1 plus v2 plus dash 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 vn, and that will be equal divided by small n, ये average होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं that is un plus u1 plus u2 dash 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 till un and divided by n plus acceleration सभी का सेम है और यहाँ पर tau1 plus tau2 dash 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 plus tau n, and this is divided by n. ये एवरेज हुआ। यहाँ पर क्या है? This average velocity with which the electron travel from one end of the conductor to the another end is called as drift velocity. Initial average velocity thermal velocity थी, perfect random motion था, इसलिए initial thermal velocity is 0. इसको हम क्या लिखेंगे? This is Vd, यहां पर हम लिखते हैं Vd, that is equal to acceleration की वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, वो हम यहां से वैल्यू उठा के लिख देते हैं, स्मॉल e कैपिटल E divided by small m, average relaxation time that is given as tau, so this is average relaxation time tau, small e capital E tau divided by small m, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हुआ, यही फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ
लेंथ के टर्म्स में, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मतलब E की वैल्यू अगर हम लिखें तो E को V अपॉन L लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज VD इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E tau, sorry capital E नहीं V upon L. So this is small e V and that is tau divided by small m into L. Small m into L. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर V upon L लिख दीजिए। भैया पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया हुआ है, L is the length of the conductor, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय पोटेंशियल के टर्म्स में भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट में फिर से पूरी बात, यहाँ पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने बैटरी अप्लाई किया, बैटरी का पोटेंशियल V है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। जैसे ही शुरुआत में हमने की को स्विच ऑन नहीं किया था, दैट मींस परफेक्ट रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स थे, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी उनकी 0 थी। जैसे ही स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कंटीन्यूअस एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपीटेड कोलिजंस, and that is why electrons will travel from one end to the another end with certain average velocity, that is called as drift velocity। और वो एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही हमको कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू q इनटू e। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन क्या अचीव किया, दैट इज v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a tau 1। सिमिलरली अदर इलेक्ट्रॉन्स, सबका एवरेज निकाला। ये एवरेज टाइम इंटरवल है, एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन आ गया, VD is equal to small e capital E tau divided by small m। Now next is question number 3, define resistivity। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो आप ये समझ लीजिए, पहली चीज जो दिमाग में आती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। इसके अलावा कोई दिमाग में नहीं आता। कैचवर्ड्स याद होने चाहिए जब क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेजिस्टिविटी। तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये लास्ट ऑप्शन होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यदि आपको नहीं याद है, या रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। So define resistivity। रेजिस्टिविटी के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to sigma J, sorry J is equal to sigma E, ये फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर J is equal to sigma की जगह पर हम 1 upon rho लिख सकते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी, जहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी E upon J। रिमेंबर, if current is flowing, if current is flowing in the conductor, in the conductor, conductor में अगर current flow कर रही है, then the ratio of electric field to the current density is defined as resistivity। If current is flowing in the conductor, the ratio of electric field in the conductor to the current density is what we call as resistivity। पहला डेरिवेशन या पहला डेफिनेशन का तरीका। रेजिस्टिविटी का दूसरा एक डेफिनेशन का तरीका है, आप बहुत पहले से क्लास 10 से ये फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस R is equal to rho L by A। यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी RA upon small l। What is resistivity? Resistivity is the resistance of the conductor whose length is 1 meter, या resistance of unit length of the conductor whose cross sectional area is 1 meter square। I repeat, resistivity is the resistance of the unit length of the conductor whose cross sectional area is A, that is 1 meter square। The last but not least, that resistivity is a reciprocal of conductivity। Resistivity is the reciprocal of conductivity। एक और चीज, how the resistivity of the conductor and resistivity of the carbon behaves or changes with temperature। resistivity of conductor और resistivity of the carbon ये कैसे टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है। आप ये देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर्स का, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऑन अदर हैंड, अपोजिट टू दिस,
कार्बन के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द कार्बन डिक्रीजेस, कार्बन की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था J इज इक्वल टू सिग्मा E अभी अभी, उसमें ये वाली रिलेशन सिग्मा इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m, ये कांस्टेंट आया था। n चार्ज कैरियर्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, चार्ज डेंसिटी था, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कंडक्टिविटी है, हम लोग इसको रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं। दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ध्यान से सुनिएगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। पहले मैं आपको बता दूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजंस। इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करते हैं, दो कंसेक्यूटिव कोलिजंस के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, then electrons will start colliding more frequently, collisions will become more frequent, जल्दी जल्दी collisions होंगे, time interval reduce हो जाएगा, relaxation time decrease होगा। that means relaxation time decreases, और relaxation time अगर decrease होगा तो denominator decrease होगा, तो फिर आप देखेंगे rho यानी कि density resistivity की value increase होगी। that means resistivity increases, resistivity increases, और ये सब किसके लिए हो रहा है? फॉर कंडक्टर, कंडक्टर्स के लिए, या मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, या मेटल्स के लिए। आई रिपीट, जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो आप ये फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय स्मॉल m, यहां पर रेजिस्टिविटी जब लेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे m अपॉन n स्क्वायर टाउ, और आप कहेंगे कि जैसे ही टेंपरेचर बढ़ेगा collisions of the electrons will becomes more frequent, and that is why the relaxation time decreases. Relaxation time decreases, the resistivity increases. That means on increasing temperature resistivity increases in case of conductors. What about carbon? Although carbon is not semiconductor, carbon semiconductor नहीं है, but at certain temperature या at certain conditions carbon start behaving like semiconductor, because on increasing temperature सेमीकंडक्टर्स की भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कार्बन की भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी क्रिएटेड, मोर चार्ज कैरियर्स विल बी क्रिएटेड, करंट इंक्रीज हो जाएगी, और करंट इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। फिर से मैं बताता हूं, कार्बन में क्या होता है, जैसे ही टेंपरेचर आप बढ़ाएंगे तो टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जिसमें चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। एकदम से चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, करंट इंक्रीज हो जाएगी, और करंट इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। कंट्रास्ट हुआ, कंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, कार्बन में ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स डाउन, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि राइट डाउन द सिंपल रिलेशनशिप to show the variation of resistance with temperature in case of common conductors. रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में हो रहा है, मैं रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं, और ये RT is equal to R0 in bracket 1 plus alpha delta T. RT is the temperature, is the resistance of the conductor at any temperature T degree Celsius. Remember I am saying degree Celsius. R0 is the temperature, resistance of the conductor at 0 degree Celsius. Alpha is the temperature coefficient of resistance. This is temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. And of course delta T is the temperature rise, yeah, rise in temperature. R0 is the resistance at 0 degree Celsius, and RT is the resistance at T degree Celsius. Resistance at T degree Celsius.
definition of alpha, temperature coefficient of resistance. How can we define temperature coefficient of resistance? यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो हम ये देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट और 1 अपॉन डेल्टा टी. ये टेम्परेचर अलग से लिख लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस लिख लेंगे. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा आर, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डेल्टा टी. अब जब डेफिनेशन लिखने के लिए आती तो लोगों को समझ नहीं आता कि अल्फा की डेफिनेशन क्या लिखें, तो वो ऐसे लिखते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी से डिवाइड, पता नहीं क्या क्या, लैंग्वेज ही नहीं बन पाती. आपको क्या लिखना है, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, जब ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस से, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा. डेल्टा टी से डिवाइड कर दे रहे हैं तो इसका मतलब पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर. सो हाउ वी डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे अल्फा को? अल्फा को डिफाइन करने का टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज rise in temperature या fractional change in resistance. Fractional change in resistance. Change in resistance. Resistance per degree Celsius. Rise in temperature. Per degree Celsius rise in temperature. Fractional change in resistance per degree Celsius rise in temperature is called as alpha. उसको हम alpha बोलते हैं. Alpha delta R upon R naught 1 upon delta T. How this temperature coefficient of resistance is different for carbon as compared to the common conductor. Alpha की value carbon और common conductor में कैसे different है? तो आप ये देखिए कि कार्बन के केस में अल्फा की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी और कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अब ये पॉजिटिव और निगेटिव से क्या है भाई साहब, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव अगर है तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, टेंपरेचर बढ़ेगा तो नेट फिजिकल क्वांटिटी, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड पूरा इंक्रीज होगा. बीच में अगर नेगेटिव साइन है और यहां पर अगर ये टेंपरेचर बढ़ा तो ये घटाने वाली चीज और इंक्रीज हो रही, तो मतलब रिड्यूस ज्यादा होगा और जब रिड्यूस होगा तो नेट रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा. अल्फा की वैल्यू कार्बन के केस में नेगेटिव लिखी जाएगी तो 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी चलेगा और कंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी चलेगा. मतलब in case of conductors alpha is positive so resistance increases with temperature. In case of carbon alpha is negative so resistance decreases with temperature. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जो क्लास 10 के पैटर्न के होते हैं. क्लास 10 का पैटर्न क्या होता था कि क्या क्या दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है वो नोट कर लेते हैं, उससे रिलेटेड फार्मूला लिख देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर निकाल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 5 में वोल्टेज दिया हुआ है, अक्रॉस द कंडक्टर वोल्टेज लगाया गया है और पूछ रहे हैं व्हाट इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी देखिए हमें निकालना है तो J is equal to I upon A चाहिए होगा. J is equal to I upon A. क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है. इन्होंने ये दिया है कि उस कंडक्टर के थ्रू कितना वोल्टेज लगाया गया है वो दिया है और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये दिया हुआ है. रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज कितनी बैटरी का वोल्टेज उसमें बैटरी से कितना वोल्टेज लगाया गया वो दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है. आपको कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी I upon A. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है भैया जी, आराम से काम चल जाएगा. करंट की वैल्यू नहीं मालूम है, हमको मालूम है V is equal to IR होता है तो I की वैल्यू हो जाएगी V upon कैपिटल R और जब हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर V upon I की जगह पर V by R लिखें, R into कैपिटल A. मामला फाइनल. V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कैपिटल R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखिए, आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं that a metallic wire has resistance 3 ohm at 0 degree Celsius and 4.8 ohm at 150 degree Celsius. Find the temperature coefficient of resistance.
3 ohm at 0 degree Celsius. 3 ohm at 0 degree Celsius. 4.8 ohm at 150 degree Celsius. 150 डिग्री सेल्सियस पर 4.8 ओम. आपको निकालना क्या है? दैट इज अल्फा. अभी अभी हमने डिराइव किया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या था? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस. फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर. भाई लोग, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4.8 हो गया है 150 डिग्री सेल्सियस पर. 4 पहले कितना था? 3. सो 4.8 माइनस 3 ओम, ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस. 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 150 पहुंच गया तो चेंज इन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस. सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए. आप देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा वेरिएशन है. कुछ क्वेश्चंस जस्ट वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला लगा के आंसर निकल आएगा. कुछ क्वेश्चंस वेरी थ्योरेटिकल टाइप, कुछ डेरिवेशंस वेरी स्टिफ और वेरी डिफिकल्ट टाइप डेरिवेशंस. सारी चीजें इसमें मिलेंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में. आप याद रखिएगा कि ये सारी चीजें एक एक करके वन बाय वन, क्योंकि हम यहाँ पर कोई मैजिक नहीं कर रहे, कोई जादू नहीं कर रहे, किसी भी कोई ऐसा जादू नहीं बना है. देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको हर काम पूरा इलैबोरेट करना है, पूरी अच्छी प्रिपरेशन करनी है. हाँ, ये जरूर है कि इस क्रूशियल टाइम पे, पीक टाइम पे हम सिर्फ वही चीजें रिवाइज करेंगे जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में. एंड आई कैन चैलेंज, हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, द होल क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड फ्रॉम माय डिस्कशन. दिस इज माय प्रॉमिस, राइट? आप केवल कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाइए, एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो करते जाइए, अपना नया रजिस्टर बना के उसमें लिखते जाइए. क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो लिंक पे पड़ी हुई है, पीडीएफ की लिंक पड़ी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. सॉल्व करिए, वीडियो देखिए, फिर सॉल्व करिए, फिर वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, वीडियो देखते जाइए. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. थैंक यू.